दोस्तों नमस्कार। न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में आज बात करेंगे विरोधी अंकों की। कौन से ऐसे अंक हैं जिन्हें परस्पर विरोधी अंक माना गया, या अगर वो विरोधी हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हर अंक अपने आप में महत्वपूर्ण है। सिर्फ 9 अंकों का खेल है न्यूमरोलॉजी, और उन्हीं 9 अंकों में अगर हम कुछ अंकों को विरोधी या नेगेटिव बता देंगे तो किस तरह से हम प्रेडिक्शन करेंगे या कैसे न्यूमरोलॉजी को आगे लेकर जाएंगे। ऐसे बहुत से मिथ हैं। न्यूमरोलॉजी के मिथ्स को लेकर आगे भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ताकि जो हमारे अंदर न्यूमरोलॉजी को लेकर भ्रम पैदा किए गए हैं या आजकल चर्चा के विषय बने हुए हैं, फलां सिस्टम अच्छा है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सा नेम करेक्शन अच्छा है, या नेम करेक्शन करने से क्या हमारी लाइफ बदल जाती है। ऐसे बहुत से मिथ्स हैं जिनके बारे में ज़रूर बात करूंगी, परंतु आज सबसे पहले बात करूंगी विरोधी अंकों की। तो दोस्तों, विरोधी अंकों से जुड़ी जानकारी लेकर मैं गीता कोचर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। उम्मीद है मेरी पिछली वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा। भाग्यांक की सीरीज़ भी आप लोग देख रहे होंगे, उन्हें अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अंक 5 तक के भाग्यांक को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आगे 6, 7, 8, 9 को भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज जो विशेष जानकारी लेकर आई हूँ वो है विरोधी अंकों की। न्यूमरोलॉजी के अनुसार या अंक शास्त्रियों के अनुसार 3 और 6 या 1 और 8 दोनों को विरोधी अंक माना गया है। 3 गुरु का अंक है, 6 शुक्र का अंक है, और वहीं अंक 1 सूर्य का अंक है और अंक 8 शनि का है। इन दोनों के अगर जब कॉम्बिनेशंस में ये दोनों अंक आते हैं तो हाँ, वास्तविकता यही है कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, ऑब्जर्व की गई हैं, परंतु उन प्रॉब्लम्स का कोई कारण या निवारण भी होना चाहिए। तो इनका निवारण क्या है वो भी बताऊंगी, और कारण क्या है उसे ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अंक 3 और 6 की। क्यों इन्हें विरोधी अंकों की संज्ञा दी गई है? क्यों गुरु और शुक्र का संबंध अच्छा नहीं मानते? हालांकि गुरु देवताओं के गुरु हैं नंबर 3 और दैत्यों के गुरु हैं नंबर 6, यानी कि शुक्र और जुपिटर। फिर भी दोनों के परस्पर मतभेद इस तरह से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों के स्वभाव में अंतर है, दोनों की कार्यशैली में अंतर है। एक स्पिरिचुअल पथ पर चलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी को अपने शब्दों में अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ उतारना चाहता है, या अपने ज्ञान को पॉजिटिवली बांटकर आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि गुरु बनकर लोगों को रास्ता दिखाने के साथ साथ सही मार्ग का पथ प्रदर्शन भी करता है। परंतु वहीं अगर शुक्राचार्य यानी कि शुक्र नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 शुक्र का अंक है, जो कि दैत्यों के गुरु हैं। हालांकि दोनों गुरु हैं, अगर दोनों गुरु हैं तो क्यों विरोधी होंगे? कोई भी गुरु किसी का विरोधी क्यों हो सकता है? परंतु ये परम सत्य है कि एक का ज्ञान दूसरे को हजम करना काफ़ी मुश्किल होता है। परंतु ज्ञान के साथ साथ दोनों के वैचारिक मतभेद भी होते हैं। शुक्राचार्य सुख समृद्धि के साथ जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपनी शक्तियों को दिखावे के साथ जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है, परंतु उन शक्तियों को या उस सुख समृद्धि को पाने के लिए वो कभी कभी धर्म का रास्ता भी छोड़ देता है। यानी कि शुक्र वो शक्ति है या नंबर 6 वो अंक है जो आगे बढ़ने के लिए किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार है, बशर्ते उसकी जीत निश्चित होनी चाहिए। या सीधे शब्दों में कहूँ तो ये अपनी जीत को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और अगर सामान्य जीवन के आधार पर अगर मैं बात करूं 3 और 6 के विरोध की, तो किस तरह से इस विरोध को देखा जा सकता है? मान लिया किसी व्यक्ति का या किसी पति पत्नी का संबंध 3 और 6 का बनता है, और सामान्यतः मैं कॉम्बिनेशन की ही बात करूंगी 3 और 6 का। तो जो उसका स्वभाव होगा, जो उसकी नेचर होगी, वो गुरु से निर्धारित होगी, यानी कि वो गुरु तत्व वाली बातें करेगा, पूजा पाठ में विश्वास करेगा
और सामान्य जीवन के लिए अपने ज्ञान को अर्जित करने की पूरी कोशिश करता है और उस ज्ञान को पाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाता जिस पर चलकर उसे कोई नेगेटिव एनर्जी छू पाए। परंतु वहीं दूसरी तरफ जब शुक्राचार्य की बात आती है तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने रास्ते को अपनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं अपनाता। वो रास्ता अपनाता है जिस पर चलकर उसे हर सुख सुविधा प्राप्त हो। यानी कि वो धार्मिकता के अलावा अच्छा जीवन जीना चाहता है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना और थोड़ा दिखावा पसंद होकर रहना। दोनों में परस्पर मतभेद हो जाता है। जब हमारे स्वभाव यानी कि मूलांक और भाग्यांक आपस में परस्पर मतभेद वाले स्वभाव के होते हैं तो सफलता मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, या जीवन में कहीं ना कहीं विरोधाभास के चलते सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो ये है 3 और 6 के विरोधाभास का संबंध। अदरवाइज दोनों गुरु हैं, दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं, कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतभेद है विचारों का, मानसिकता का, जीवन में आगे बढ़ने के तरीकों का, उसके अलावा कोई मतभेद नहीं है। अब सेम बात करते हैं नंबर 1 और 8 की। 1 सूर्य का अंक है, 8 शनि का अंक है। सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है और ये जग जाहिर है कि पिता या पुत्र कितना भी बुरा हो या पिता पुत्र कितने भी आपस में लड़ें झगड़ें दूर रहें, परंतु एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये भ्रम कभी मन में नहीं पालना चाहिए कि सूर्य और शनि के संबंध या इनके परस्पर अगर कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति होते हैं तो उनके जीवन को सूर्य कोई नुकसान पहुंचाएगा या शनि। परंतु दोनों के आपसी मतभेद के चलते जीवन में उठापटक बढ़ जाती है, क्योंकि शनि थोड़े ठंडे स्वभाव का है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत के बलबूते पर काम करना चाहता है और खुद को थोड़ा सा पीछे रख के भी अपने काम में सफलता पाने की पूरी कोशिश करता है। वहीं सूर्य काफ़ी उतावला, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है। शनि भी लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है। शनि तो बहुत अच्छे पद को पाना चाहता है और उसके लिए मेहनत भी करता है, परंतु वो लोगों के सहयोग और साथ से भी आगे बढ़ता है। परंतु सूर्य को किसी का साथ, किसी की इच्छा नहीं होती, वो खुद अपने आप को लीडर समझता है, अपने बलबूते पर जीता। और वहीं जब पिता की पदवी मिलती है तो इंसान अपने आप को श्रेष्ठतम समझने लगता है। यानी कि पुत्र कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी अच्छी नेचर का हो, परंतु पिता के लिए हमेशा पुत्र रहता है। और पुत्र अगर किसी कारणवश पिता की बात नहीं मानता या उसके विरोधाभास में खड़ा होता है तो पिता पुत्र की मानसिकता के चलते, यानी कि दोनों के वैचारिक मतभेद के चलते जीवन में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो 1 और 8 के अंकों के बीच में विरोधी संबंध अगर हम बोलें तो इस तरह का विरोधी संबंध है। ऐसा कोई नेगेटिव और कोई भी औचित्य या कोई भी लॉजिक नहीं है शनि और सूर्य के विरोधाभास का। यही विरोधाभास एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाता है या और भी किसी भी विधा से आप देखिएगा, विरोधाभास उसी तरह का होगा। कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता, बस हमारे उसे डिस्क्राइब करने के तरीके में अंतर होता है। तो दोस्तों, ये था विरोधी अंकों का सच न्यूमरोलॉजी के आधार पर। अब अगर विरोधी अंकों को समझ लिया, जान लिया, या किसी का कॉम्बिनेशन 3 और 6 का है या 1 और 8 का है, तो क्या उपाय करें कि दोनों के विरोधाभास को कम करके जीवन में एक समन्वय लाया जा सके। तो 3 और 6 दोनों के बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन दोनों को एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे 1 और 8 हो, चाहे 3 और 6 हो। वो मीडिएटर कौन सा हो सकता है? 3 और 6 के केस में 2 मीडिएटर हो सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 5। ये दोनों वो मीडिएटर्स हैं जो 3 और 6 के संबंधों को सुधारने में मदद करते हैं और उनकी वजह से जीवन में जो इम्बैलेंस पैदा होता है उसे भी ठीक करते हैं, क्योंकि एक एनहेंस करेगा दोनों की पावर्स को और नंबर 5 उसे बैलेंस करेगा।
अब आते हैं 1 और 8 की बात करते हैं। 1 और 8 में दोनों में समन्वय लाने के लिए हमें बुध और शुक्र यानी कि 5 और 6 की ज़रूरत पड़ती है। जिनका भी कॉम्बिनेशन 1 और 8 का होता है, उन्हें अगर 5 और 6 का सहयोग दिया जाए या किसी तरह से 5 और 6 को ऐड किया जाए तो उनके जीवन में सफलता हमेशा ज़रूर आती है। ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया है, बहुत से एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे आपको। मेरे पास भी एग्जाम्पल्स इस तरह के बहुत हैं जहाँ पर गुरु या बुध या शुक्र की अगर हमने उपस्थिति उनके जीवन में या उनके ग्रिड में जब शामिल की तो उनके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आए। क्योंकि जब भी दो व्यक्ति शत्रु होते हैं, अगर शत्रु के साथ शत्रु को रखा जाएगा तो वो उनकी शत्रुता को बढ़ावा देगा। अगर दो शत्रुओं के बीच में या दो विरोधाभास के बीच में एक मित्र का समन्वय किया जाए तो वो ज़रूर उन्हें जीवन के पथ में आगे बढ़ने में, संतुलन लाने में, सहजता लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था विरोधाभास या विरोधी अंकों का सत्य एज पर न्यूमरोलॉजी। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो के लिए आप सभी से फ़िलहाल विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ कमेंट्स के रूप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस को शेयर भी करिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।